Welcome to Haunted Hangar. दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो बॉलीवुड की एक सुपरहिट साइको थ्रिलर मूवी जिसका नेम रमन राघव 2.0 है, जो 24 जून 2016 में रिलीज हुई थी, जिसे डायरेक्ट किया था अनुराग कश्यप ने, जो कि काइंड ऑफ ट्रू स्टोरी बेस्ड है, जिसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। सो स्टे विद अस टिल द एंड। इस मूवी की रेटिंग्स को देखें तो IMDb पे इसे मिले हैं 7.4 आउट ऑफ 10 और रॉटेन टोमेटोज में इट्स 86% फ्रेश। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स ब्रेक इनटू। मूवी को 8 चैप्टर्स में दिखाया गया है। मूवी में 2 मेन कैरेक्टर हैं, राघवन और रमन। मूवी के स्टार्टिंग सीन में राघवन, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है, वो एक डांस क्लब में ड्रग्स ले रहा होता है और जहां उसकी मुलाकात सिम्मी से होती है। इसके बाद हमें प्रोलॉग जनवरी 2013 दिखाया जाता है, जिसका मतलब है इंट्रोडक्शन, जिसमें हम राघवन और सिम्मी को कार से कहीं जाते हुए देखते हैं। दूसरी तरफ रमन किसी के घर में होता है जिसके हाथ में एक हैमर होता है और वो किसी को मारने वाला होता है। ठीक वहीं राघवन भी पहुंच जाता है और हमें पता चलता है कि वो लोग दोनों चाचा के घर आए हैं। राघवन चाचा के घर के बाहर आकर कार में से ही उसे कॉल कर रहा होता है, पर चाचा कॉल नहीं उठाते। चाचा के कॉल ना उठाने और बाहर ना आने पर राघवन चाचा का दरवाजा नॉक करने लगता है और कॉल ट्राई करता है। अंदर से फोन की आवाज आती है पर दरवाजा कोई नहीं खोलता और राघवन दरवाजा तोड़कर अंदर चला जाता है। अंदर जाने पर उसे चाचा का मृत शरीर दिखता है और राघवन चुपचाप चाचा के ड्रॉवर से ड्रग्स चुराने लगता है। इतने में वहां एक चाचा का पड़ोसी आ जाता है जो चाचा के बारे में पूछता है, जहां राघवन कहता है कि चाचा बाहर गया है। इतने में राघवन वहां पड़े उस हैमर से जिसे चाचा का खून हुआ था उस पड़ोसी को भी मार देता है। राघवन, जो कि एक पुलिस ऑफिसर होता है, तो वो जांच करने के लिए सुबह उस घर में आता है। उसी दिन पुलिस स्टेशन में राघवन को कोई वो हैमर भेजता है और उसे एक अननोन कॉल भी आता है। राघवन के पूछने पर फोन की दूसरी तरफ से कोई राष्ट्रीय गान की धुन गुनगुना रहा होता है और हम जानते हैं कि वो रमन होता है। यहाँ राघवन को शक हो जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि ये वही इंसान है जिसने चाचा का खून किया था और राघवन को चाचा के पड़ोसी का खून करते हुए देखा था। अब सीन शिफ्ट होकर लगभग 2.5 साल बाद दिखाई जाती है, अगस्त 2015 में, जहां से चैप्टर 1 द लॉक्ड मैन स्टार्ट होती है। इस चैप्टर में रमन खुद को सरेंडर कर देता है क्योंकि वो राघवन से मिलना चाहता था। उसकी इंट्रोगेशन एक पुरानी बिल्डिंग में होती है जो कि अब खंडर हो चुकी होती है, जहां रमन ये कन्फेस करता है कि पिछले 1.5 साल में हुई 9 खून रमन ने किए हैं और उसे ऐसा करने के लिए भगवान ने कहा था। पहले तो पुलिस को रमन की बातों पर यकीन नहीं होता, फिर वो सच जानने के लिए रमन की थोड़ी पिटाई करते हैं और वहीं एक कमरे में उसे लॉक कर देते हैं। कुछ देर बाद वहां कुछ लड़के क्रिकेट खेलने आते हैं, जिससे रमन मदद मांगता है और वो लड़के ताला तोड़कर रमन को बाहर निकाल देते हैं। रमन बाहर निकलते ही एक झोपड़पट्टी में पहुंच जाता है, जहां उसकी नजर एक औरत पर पड़ती है। रमन उस औरत को देखते ही मारने की सोचता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वहां उस औरत के परिवार वाले भी मौजूद होते हैं। वहां से चलकर रमन एक लोहे की दुकान में पहुंच जाता है, जहां उसे बहुत सारी लोहे की पाइप्स दिखती है और जो कि उसे एक चाहिए होती है, पर दुकानदार उसे देने से मना कर देता है क्योंकि उसके पास खरीदने के लिए पैसे नहीं होते। कुछ देर बाद वो एक समंदर के किनारे चला जाता है, जहां उसे एक टूटा हुआ हेलमेट मिलता है। वो उसे अपने पास रख लेता है और उसके बाद चलते चलते वो सड़क में कुछ खाने की चीज पाता है, जिसे वो उठाकर खाने लगता है। ठीक उसी वक्त उसकी नजर एक लग रेंज पर पड़ती है, जिसे वो चुरा लेता है और वहां से वो अपनी बहन के फ्लैट में चला जाता है, जहां स्टार्ट होती है चैप्टर 2 द सिस्टर। रमन की बहन उसे वहां देखकर डर जाती है और उसे अंदर नहीं आने देती, पर रमन के इमोशनल ब्लैकमेल करने पर उसकी बहन उसे अंदर आने देती है। तभी वहां रमन की बहन का पति आ जाता है, जहां रमन और उसके पति के बीच कुछ ऐसी बातें होती है जिससे रमन नाराज होकर चला जाता है।
यहाँ सबको लग ही रहा होता है कि रमन चला गया है, पर दरवाजे पर नॉक नॉक की आवाज आती है और उसका पति चेक करता है, जहाँ वो देखता है कि रमन एक हेलमेट लगाए दूर में खड़ा है। रमन दौड़ कर आता है और अपनी हेलमेट उसकी छाती में दे मारता है। ये सब देखकर उसकी बहन चिल्लाने लगती है और उसे चुप कराने के लिए रमन अपनी लग रेंज से उसके पति के सिर पर वार करता है। यहाँ रमन को चिकन खाने की इच्छा होती है और वो अपनी बहन से चिकन मंगवाता है। बाजार में चिकन खरीदते वक्त रमन की बहन को कुछ पुलिस वाले देखते हैं, पर वो उनसे कुछ नहीं कह पाते क्योंकि उसे इस बात का डर होता है कि रमन उसके बच्चे और पति के साथ कुछ बुरा न कर दे। रमन की बहन घर वापस आती है और उसके लिए चिकन पकाने लगती है। यहाँ रमन घर के सारे पैसे ले लेता है और अपनी बहन की कान की बालियां भी ले लेता है। इतने में उन दोनों के बीच कुछ नोक झोंक होती है, जिससे रमन को गुस्सा आ जाता है। वो अपनी लग रेंज से अपनी बहन को मार देता है। इसके बाद उसके पति को भी मार देता है और अब उसके बच्चे की बारी थी। रमन अपनी चिकन की प्लेट उस बच्चे के पास लेकर आता है जिसे उसने पहले ही बांध रखा था और उसे बताता है कि वो जितनी भी खून करता है उसे अपनी एक डायरी पर लिख लेता है, जिस पर उसने अपनी बहन का, उसके पति का और उसके बच्चे का भी नाम लिख लेता है। और चिकन खाने के बाद वो उस बच्चे को भी मार देता है। 5 दिन बाद पुलिस आती है, जहां से चैप्टर 3 द पुलिसमैन स्टार्ट होती है। राघवन को इन्वेस्टिगेशन करते वक्त उस घर से रमन की पुरानी तस्वीर मिलती है, जिससे राघवन को यकीन हो जाता है कि ये सारे मर्डर्स रमन ने ही किए हैं। इसके बाद राघवन अपनी गर्लफ्रेंड के घर चला जाता है, जहां उसकी बात उसके सीनियर ऑफिसर से हो रही होती है। पर राघवन के सीनियर ऑफिसर्स उसके बात पर यकीन नहीं करते, क्योंकि अपनी पहली कन्फेशन में रमन बहुत अजीब बातें कर रहा था, जिसके वजह से वो लोग उसे पागल समझ रहे थे, जिससे राघवन बहुत परेशान हो जाता है। यहाँ थोड़ा एडल्ट सीन है, जो रमन दूसरी बिल्डिंग से उनकी विंडो पर झांक कर देख रहा होता है। रमन खुद से राघवन के बारे में कहता है कि राघवन जो सुकून ढूंढ रहा है वो उसे इस औरत में नहीं मिल सकता। मूवी के अगले सीन में सिम्मी और राघवन के बीच थोड़ी बहस हो जाती है, जिससे राघवन बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, जिसे सिम्मी अवॉइड करती है और राघवन की फीलिंग्स की भी कदर नहीं करती। यहाँ हम राघवन को अकेले में फ्रस्ट्रेट होकर रोते हुए भी देखते हैं। उसके बाद राघवन की टीम को एक ऐसा इंसान मिलता है जो रमन के बारे में जानता था। राघवन उसके पास पहुंचता है। वह इंसान बताता है कि वो एक होटल का मालिक है और लोगों को पैसे उधार देता था। रमन कुछ दिन पहले उसके पास बहुत सारा सोना लेकर आया था और रमन एक पार्टनर ढूंढ रहा है। यहाँ से सीन 2 महीने बाद शिफ्ट हो जाती है अक्टूबर 2015 में, जहाँ से द हंटर चैप्टर 4 स्टार्ट होता है। इस चैप्टर में रमन को अपना अगला शिकार मिल जाता है, जो कि सिम्मी के घर की काम वाली होती है। राघवन उस पर नजर रखने लगता है और एक रात रमन उस काम वाली के घर चला जाता है और वो दूर से ही उसे देखने लगता है। रमन को उस घर के छत के एक छेद से देखने पर सिम्मी की फ्लैट की चाबी नजर आती है। यहाँ रमन काम वाले के पति को पहले मारता है, जो कि घर के बाहर सोया था। इतने में काम वाली भी घर से बाहर आती है और ये देखकर डर जाती है और रमन उस काम वाली को भी मार देता है। कमरे में काम वाली का एक बच्चा होता है, जिसे रमन दूध पिलाने लगता है। इतने में उस बच्चे की दादी आ जाती है और रमन को देखकर डर जाती है। वो कुछ बोल नहीं पाती और रमन वहां से चुपचाप चला जाता है। सुबह राघवन इन्वेस्टिगेशन करने आता है, पर उस बच्चे की दादी रमन की पहचान नहीं कर पाती। इतने में राघवन की टीम को खबर मिलती है कि रमन उस होटल मालिक के घर गया है और ये वहां जाकर उसे धर दबोचते हैं, जहां चैप्टर 5 द हंटेड शुरू होती है। रमन की टीम उसे लेकर वहां से जा ही रही होती है कि किसी तरह रमन उनके हाथों से छूटकर भाग जाता है और पुलिस उसके पीछे भागने लगती है। इधर राघवन भी कुत्ते लेकर उसके पीछे भागने लगता है, पर रमन बचने के लिए एक गहरी नाली में डूब जाता है, जहां वो एक पाइप की मदद से सांस ले रहा होता है और वो वहीं छिपा रहता है। रमन को ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है, जहां राघवन को उसकी माँ का कॉल आता है, जो उसे घर बुला रही होती है। इतने में राघवन और सिम्मी के बीच फिर से बहस हो जाती है, जिसकी वजह से सिम्मी नाराज होकर वहां से चली जाती है। राघवन की टीम को रमन के भागते वक्त उसका शर्ट मिला था, जिसमें एक डायरी होती है, जहां रमन ने अपने सारे मर्डर्स के बारे में लिखा होता है। रात होने के बाद रमन नाली से बाहर निकलता है और उस होटल वाले के घर जाकर उसे मार देता है।
जिसके बाद चैप्टर 6 द सन स्टार्ट होती है। इस चैप्टर में राघवन अपने घर जाता है जहां उसके पिता राघवन के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं उसके ड्रग्स लेने की वजह से। इस गुस्से में राघवन एक ड्रग डीलर के पास जाता है जहां वो उसके बॉडीगार्ड को गोली मार देता है। वो उस ड्रग डीलर को भी मारने लगता है पर वो ड्रग डीलर किसी तरह राघवन को गिराकर उसकी बंदूक छीन लेता है और वो राघवन पर फॉल्स फायर करने लगता है, जिसकी वजह से राघवन बहुत डर जाता है और यहाँ वो ड्रग डीलर ड्रग का एक बड़ा पैकेट राघवन के लिए छोड़कर चला जाता है। इधर सिम्मी एक मॉल में शॉपिंग कर रही होती है जहां उसे रमन मिलता है। रमन सिम्मी के कार्ट में एक ग्रीटिंग कार्ड छोड़ जाता है जिसमें रमन और राघवन की एक तस्वीर आधी आधी साथ लगी होती है। और फिर चैप्टर 7 द फॉलन। राघवन इन सब चीजों से परेशान होकर एक डांस क्लब में जाता है जहां उसे अंकिता मिलती है। वो अंकिता को लेकर सिम्मी के घर चला जाता है जहां सिम्मी से राघवन की थोड़ी बहस हो जाती है क्योंकि राघवन ने जो ड्रग सिम्मी के घर रखा था वो उसे नहीं मिल रहा होता है। उनके बीच थोड़ी नोकझोंक होती है जिससे राघवन सिम्मी को धक्का देता है और सिम्मी की एक्सीडेंटली मौत हो जाती है। ये सब अंकिता देख लेती है जिससे वो बहुत डर जाती है और खुद को एक कमरे में लॉक कर लेती है। किसी तरह राघवन अंकिता को डराकर उसका फोन ले लेता है और अंकिता को बाहर से लॉक कर देता है। राघवन को लगता है कि अगर वो रमन के किलिंग स्टाइल को फेक करेगा तो ऐसा लगेगा कि खून राघवन ने नहीं रमन ने किया है। राघवन नीचे जाता है और सिम्मी के कार में पड़ा एक लग रेंच लेकर वापस आता है। तभी वहां रमन आकर राघवन के सारे ड्रग्स ले जाता है और अंकिता को भी कमरे से बाहर निकाल देता है। राघवन वापस आकर ये सब देख परेशान हो जाता है और सिम्मी की बॉडी में उस रेंच से मार्क्स बना देता है। यहाँ से चैप्टर 8 सोलमेट स्टार्ट होती है। अगली सुबह रमन खुद को सरेंडर कर देता है और ये कन्फेस करता है कि सिम्मी का खून रमन ने ही किया है, जिससे राघवन बच जाता है। राघवन के अकेले में पूछने पर रमन को क्या चाहिए, उस पर रमन कहता है अपन को आपसे पहली ही नजर में प्यार हो गया था। दोस्तों, रमन ने राघवन को पहली बार चाचा के पड़ोसी को खून करते हुए देखा था, जहां राघवन उस हैमर से अपने फिंगरप्रिंट्स के साथ साथ रमन के भी फिंगरप्रिंट्स मिटा देता है। ये सब रमन वहीं अंधेरे में छुपकर देख रहा था और रमन को लगता है कि राघवन उसका पार्टनर या सोलमेट है जिसे भगवान ने भेजा है और इसीलिए रमन राघवन के लिए सैक्रिफाइस करता है। रमन कहता है कि अंकिता अभी भी जिंदा है और अगर उसने सबको सच बता दिया तो राघवन फंस जाएगा। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि राघवन अंकिता के घर जाता है और जो फोन अंकिता का राघवन के पास था वो उसे ट्रैप बनाकर अंकिता के फ्लैट में घुस जाता है और अंकिता को गोली मार देता है। मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अब इसके फैक्ट्स के बारे में बात करूं तो राघवन एक ऐसा कैरेक्टर है जो हमेशा ही ड्रग्स में रहता है, कभी सोता नहीं, वो एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है। दूसरी तरफ रमन एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे लोगों का खून करके बहुत मजा आता है। उसके लिए लोगों का खून करना पानी पीने जितना आसान है। दरअसल रमन को कोई मेंटल इलनेस होती है जिसकी वजह से वो एक साइको किलर बन जाता है। ये मूवी हमें ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि रमन को एक पार्टनर चाहिए होता है, एक सोलमेट, जो उसे राघवन में नजर आता है। रमन को लगता है कि उसकी हालत राघवन की तरह है और राघवन की हालत उसकी तरह, और वो राघवन में अपना एक सोलमेट देखता है जिसे भगवान ने भेजा है। रमन पहले से ही चाहता था कि वो मर्डर्स करे और उसके पाथ को कंटिन्यू करे। चैप्टर 7 में सिम्मी के घर से रमन ने ही ड्रग्स गायब किए थे क्योंकि सिम्मी के घर की चाबी रमन के पास पहले से थी, जिसकी वजह से सिम्मी और राघवन के बीच लड़ाई होती है और सिम्मी की एक्सीडेंटली मौत हो जाती है। यहाँ सिम्मी की घर की चाबी होने की वजह से ही वो अंकिता को बाहर निकाल देता है जिसे राघवन ने लॉक किया था और वो राघवन की सारी ड्रग्स लेकर भी भाग जाता है। और मूवी के एंड में रमन राघवन को इस बात के लिए तैयार कर लेता है कि वो अंकिता का मर्डर करे और आगे भी मर्डर्स करता रहे। अब रियल रमन राघव की बात करूं तो 60s के दशक में बॉम्बे शहर में एक ऐसा सीरियल किलर था जिससे पूरा शहर कांपता था। उसकी खौफ की वजह से शहर में 2000 पुलिस रात को पेट्रोलिंग करती थी। शाम होते ही शहर के सारे पार्क्स और स्ट्रीट्स खाली हो जाते थे। एंड आई एम श्योर आप लोग में से भी ऐसे बहुत लोग होंगे जो इस सीरियल किलर के बारे में जानते होंगे। कुछ लोग इसे इंडियन जैक द रिपर के भी नाम से जानते हैं, जिसका असली नाम रमन राघव था। रमन राघव को और भी कई नामों से जाना जाता था, जैसे सिंधी दलवाई,
तलवाई, अन्ना, तांबी, वेल्लुस्वामी और साइको रमन, जिसका जन्म 1929 में पुणे में हुआ था। रमन के बचपन या शुरुआती जीवन के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। उस समय की रिपोर्ट ने उसे एक तमिलियन बताया था, जिसकी ना तो स्कूलिंग अच्छी हुई थी और ना ही जिसके पास रहने के लिए घर था। रमन उन लोगों को अपना शिकार बनाता था जो सड़क पर सोते थे या फिर झोपड़ियों में रहते थे। रमन ने सारे मर्डर्स के लिए एक आयरन रॉड का इस्तेमाल किया था जो शेप में नंबर 7 जैसा था। रमन के पास से कुछ ऐसी भी चीजें मिली थी जिसे उसने अपनी विक्टिम से चुराया था, जो कि एक रीडिंग ग्लासेस, एक पुरानी छतरी, एक कुकिंग स्टोव, एक पुरानी रिस्ट वॉच और एक जार था। उन दिनों मर्डर्स 2 दौर में हुई थी। पहला दौर 1965 से लेकर 1966, जब 19 लोगों का मर्डर्स हुआ था। उस वक्त पुलिस ने रमन को उन इलाकों में मर्डर गश्ती करते हुए पकड़ा था और अरेस्ट भी किया था, पर सबूत ना होने की वजह से उसे छोड़ दिया गया। दूसरा दौर 2 साल बाद 1986, जब फिर से ऐसे केसेस सामने आने लगे। उस वक्त रामाकांत कुलकर्णी, जो हेड ऑफ क्राइम ब्रांच थे, उनकी टीम ने इवेंचुअली रमन को 27 अगस्त 1968 में पकड़ा। रामाकांत कुलकर्णी ने इस केस की डिटेल अकाउंट्स 2 बुक में लिखे थे, जो है फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड्स ऑफ क्राइम्स और क्राइम्स, क्रिमिनल्स एंड कॉप्स। अब अकॉर्डिंग टू बुक, during interrogation, he proved to be a tough nuts who refused to say anything for 2 days, but police had breakthrough on the day 3. Mr. Kulkarni's books describe how one Raman Raghav's interrogators casually asked him if there was something which he really wanted, and without a moment's thought he said murgi, chicken. After he was fed a dish of chicken, he was asked if he wanted something else. He said for more chicken. Next he said he would like to have a prostitute, but I guess the law does not permit that while one in his custody. So he settled for hair oil, a comb and a mirror instead. He massaged his whole body with the coconut oil, appreciating its fragrance, combed his hair and looked admiringly at his own face in the mirror. Then he asked the police what they wanted from him. We wanted to know about the murders, one officer said. Well, I shall tell you all about them, he said. और पुलिस कर्मियों को एरे कॉलोनी की झाड़ियों में ले गया, जहां उसने अपने औजार, एक क्रोबार, चाकू और अन्य हथियार छुपाए थे। मजिस्ट्रेट के सामने अपने कन्फेशन के दौरान राघव ने 41 लोगों को मारने की बात कन्फेस की थी। हालांकि पुलिस का कहना था कि वे मर्डर्स की संख्या को अधिक मानते हैं। अपने कन्फेशन में उसने कहा कि उसने ये स्वेच्छा से ऐसा किया है और ऐसा करने के लिए उसे भगवान द्वारा निर्देश दिया गया था। ड्यूरिंग हिज ट्रायल, राघव के वकीलों ने पागलपन की दलील दी। उन्होंने कहा कि उसे नहीं पता था कि लोगों को मारना गलत था या कानून के विपरीत। लेकिन पुलिस सर्जन ने उसे ना तो मनोविकृति से पीड़ित और ना ही मानसिक रूप से पीड़ित के रूप में प्रमाणित किया और अदालत ने उसे मृत्यु दंड दिया। In his order, Judge C.T. Dige described him as a psychopath, extremely wicked man and depraved or brutal mentality, and said his crimes were unparalleled and unsurpassed in brutality. Despite the ruthlessness of his crimes and the fact that Raghav did not appeal, he escaped the gallows. The High Court, which had to confirm his death sentence, ordered a re-evaluation of his sanity and put his sentence on hold after a panel of 3 psychiatrists said he was schizophrenic and suffered from delusion and hence was incurably mentally ill. राघव को पुणे शहर की यरवदा जेल में रखा गया था। वर्ष 1987 में 18 साल तक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में गुजारने के बाद हाई कोर्ट ने उसकी डेथ सेंटेंस को आजीवन कारावास करार दिया, पर उसी वर्ष रमन की मौत किडनी अलाइनमेंट से हो गई। तो ये स्टोरी थी साइको किलर रमन राघव की, जिससे इंस्पायर्ड होकर रमन राघव 2.0 बनी। लोग ये भी कहते हैं कि रमन राघव ने अपनी ही बहन का रेप किया था और उसे घायल भी किया था और उसने एक बैंक भी लूटा था जिसकी जानकारी पुलिस को पहले से थी। अगर आप रमन राघव केस को डिटेल में जानना चाहते हैं तो मिस्टर कुलकर्णी द्वारा लिखी गई दोनों बुक्स पढ़ सकते हैं। अब वापस मूवी की बात करूं तो अनुराग सर इस मूवी को रमन राघव 2.0 के बजाय एग्जैक्ट रमन राघव की बायोपिक बनाने वाले थे।
पर कुछ कारणों के वजह से वो ऐसा नहीं कर पाए। उन्होंने एक कंप्लीट बायोपिक के बजाय प्लॉट्स में थोड़े चेंज और टाइमिंग को चेंज करके एक डॉक्यू ड्रामा मूवी बना दी। और राघवन के कैरेक्टर के बारे में बात करूं तो ये रियल लाइफ के रमाकांत कुलकर्णी हैं शायद, जिसमें भी उन्होंने रमन राघव के कैरेक्टरिस्टिक्स को डाल दिया। दरअसल मूवी में राघवन के पिता उससे अच्छा बिहेव नहीं करते और बचपन में राघवन काफी ज्यादा चाइल्ड एब्यूसिव का शिकार होता है, जिसके कारण से ही वो इतना ज्यादा सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, जिसे आप मूवी के एक डिलीटेड सीन में देख सकते हैं। उस डिलीटेड सीन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कमेंट्स में लिखें आप क्या सोचते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। आने वाली वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब अस। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।